के पद से हटा देगी। और अब अखिलेश यादव भी अपने एक नए बयान में यही दावा कर रहे हैं। चलने वाली नहीं है, ये सरकार जाने वाली है। और आप देख लेना महाराष्ट्र का परिणाम जो भी आएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसके बाद बचेंगे नहीं, उनकी कुर्सी नहीं बचने वाली। और अगर हम लोग परसेंटेज के हिसाब से सोचें तो 100 में 100 सीटें ये हारने जा रहे हैं। और अगर गिनती में हिसाब किताब लगाओगे तो 9 में 9 सीटें ये हारने जा रहे हैं इस बार। तो अखिलेश यादव पूरे राज्य में, उत्तर प्रदेश में और भारत की राजनीति में यह माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अब जाने ही वाले हैं। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि विपक्ष के नेता आखिर योगी आदित्यनाथ के पीछे क्यों पड़े हैं। इस साल जब भारत में लोकसभा के चुनाव हुए तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर बीजेपी 400 सीटें जीत गई तो वो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को ही हटाएगी। इसके बाद जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सिर्फ 33 सीटें जीती तब भी यही कहा गया कि योगी की कुर्सी जाने ही वाली है और बीजेपी के अंदर उनके खिलाफ बहुत कुछ चल रहा है। और कई हफ्तों तक लगातार ये खबरें चलती रहीं कि दिल्ली में बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं, बीजेपी उन्हें हटाने के बारे में सोच रही है और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो योगी आदित्यनाथ से बहुत नाराज हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। इसी तरह हरियाणा और फिर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों को लेकर यह बात कही जा रही है कि अगर बीजेपी इन चुनावों में जीतकर और ज्यादा मजबूत हो गई तो वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में योगी को हटा देगी। और अब यह कहा जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश के आने वाले उपचुनावों में बीजेपी हार गई तब भी योगी का हटना निश्चित है। ऐसा लगता है कि विपक्ष की सारी उम्मीदें योगी आदित्यनाथ के हटने पर ही टिकी हुई है और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से हिंदुत्व की राजनीति के पोस्टर बॉय बनकर उभरे हैं, उनका बटेंगे तो कटेंगे का नारा पूरे देश में सुपरहिट हुआ है, उससे भारत की राजनीति में उनका कद काफी बढ़ गया है। उनका जो फैन बेस है, उनके फैंस की संख्या तेजी से बढ़ी है, उत्तर प्रदेश में भी और उत्तर प्रदेश के बाहर भी। और हरियाणा के बाद अब झारखंड और महाराष्ट्र में भी योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार प्रचारक बनकर कई रैलियां कर रहे हैं। असल में विपक्ष को लगता है कि अगर उसने योगी आदित्यनाथ के रूप में बीजेपी के सबसे बड़े विकेट को गिरा दिया या योगी अगर खुद से ही किसी मनोवैज्ञानिक दबाव में आ गए तो इससे बीजेपी हिंदुत्व के मोर्चे पर कमजोर हो जाएगी। और यही कारण है कि लोकसभा चुनावों के बाद से लगातार विपक्ष के नेता योगी आदित्यनाथ को हटाने की बातें करते आ रहे हैं और हर कुछ हफ्तों के बाद एक नई बहस आ जाती है, नई चर्चा आ जाती है कि योगी आदित्यनाथ जाने ही वाले हैं। आज आपको यह देखना चाहिए कि बीजेपी इतनी आसानी से अपने किसी मुख्यमंत्री को हटाती नहीं है। अगर आप बीजेपी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें, खुद प्रधानमंत्री मोदी 13 वर्षों तक लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, शिवराज सिंह चौहान लगभग 17 वर्षों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, वसुंधरा राजे 10 वर्षों तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रही, रमन सिंह 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे, मनोहर लाल खट्टर 9 वर्षों तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। और इससे पता चलता है कि बीजेपी अपने मुख्यमंत्रियों को इतनी आसानी से हटाती नहीं है। और योगी आदित्यनाथ भी पिछले 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो अब भी बीजेपी के लिए हिंदुत्व के सबसे बड़े पोस्टर बॉय हैं। बीजेपी ने अपने उन्हीं मुख्यमंत्रियों को अब तक हटाया है जब उनके राज्य में या तो उनके खिलाफ एक मजबूत एंटी इनकम्बेंसी की लहर होती है या फिर वो मुख्यमंत्री खुद ही चुनाव में हार जाते हैं। अब आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और पूरी दुनिया में हो रही है। भारत का एक बहुत बड़ा वर्ग डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने से बड़ा खुश है और भारत में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अपना कोई नेता अमेरिका का चुनाव जीत गया हो।
लेकिन अब ट्रंप के बाद अमेरिका की सरकार में एक ऐसा नया किरदार आया है जिसके बारे में जानकर हमारे देश के बहुत सारे लोगों को बड़ी खुशी भी हो रही है और गर्व भी हो रहा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 43 वर्ष की तुलसी गबार्ड को अमेरिका का नया इंटेलिजेंस चीफ नियुक्त किया है। तुलसी गबार्ड खुद को भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त बताती हैं। उनका नाम तो तुलसी है ही, वो श्री कृष्ण की भक्त भी हैं। और वर्ष 2013 में जब वो पहली बार अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सदस्य बनी थी, तब उन्होंने गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी और वो ऐसा करने वाली अमेरिका की पहली नेता थी। भारत के बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि तुलसी गबार्ड भारतीय मूल की है और उनके पृष्ठभूमि जो है वो भारत से है, जबकि ये बात सही नहीं है। तुलसी गबार्ड ना तो भारतीय मूल की हैं और ना ही उनकी पृष्ठभूमि भारत से है। तुलसी गबार्ड के माता पिता कैथोलिक क्रिश्चियन हैं और शुरुआत में उनका हिंदू धर्म से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था, भारत से भी कोई संबंध नहीं था। वर्ष 1970 में वो उस समय हिंदू धर्म से प्रभावित हुए जब अमेरिका समेत पूरी दुनिया में एक भक्ति आंदोलन अपने चरम पर था और इसका नाम था हरे कृष्ण आंदोलन। और इस भक्ति आंदोलन को इस्कॉन नाम की संस्था चला रही थी और इसी से प्रभावित होकर तुलसी गबार्ड की मां कैरल गबार्ड देवहूति दासी बन गई और उनके पति माइक गबार्ड कृष्णा कथा दास बन गए। यानी उन दोनों ने ही अपने नाम बदल लिए और हिंदू नाम रख लिए और हिंदू धर्म को अपना लिया और ये नाम बोलचाल में उनके लिए इस्तेमाल होते थे। माइक गबार्ड अमेरिका में सेनेट के भी सदस्य बने और उन्होंने अपने 5 बच्चों के नाम हिंदू धर्म पर रखे, हिंदू धर्म के हिसाब से रखे। अब तुलसी गबार्ड के जो भाई बहन हैं उनके नाम सुनिए। इनमें तुलसी के माता पिता ने अपने सबसे बड़े बेटे का नाम भक्ति रखा, दूसरे बेटे का नाम नारायण रखा, तीसरे का नाम जय रखा, बड़ी बेटी का नाम उन्होंने तुलसी रखा जो तुलसी गबार्ड है और यह नाम भी देवी तुलसी से लिया गया जिनका विवाह भगवान विष्णु से हुआ था और भगवान विष्णु ने ही भगवान कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया था और इसीलिए तुलसी गबार्ड भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है। तुलसी गबार्ड की छोटी बहन का नाम वृंदावन है और यह नाम भारत के उसी वृंदावन शहर से लिया गया है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। तो सोचिए, पूरे परिवार के जो नाम हैं वो हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति पर रखे गए हैं। पूरे परिवार को जरा मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाता हूं, जरा देखिए। नारायण, वृंदावन, भक्ति, जय, तुलसी, ये उनके नाम हैं। आज हमने आपके लिए तुलसी गबार्ड के 2 बड़े निराले वीडियो निकाले हैं, जिनमें पहला वीडियो 11 साल पुराना है जब उन्होंने वर्ष 2013 में गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी और दूसरा वीडियो उनकी कृष्ण भक्ति का है जिसमें वो इतनी लीन हो जाती हैं कि उनके आसपास का सारा वातावरण ही कृष्णमय बन जाता है। आप भी जरा इन 2 वीडियोस को आज देखिए। तो अब आप जरा सोचिए, तुलसी नाम की यह महिला जो हिंदू धर्म को मानती हैं, हिंदू धर्म को फॉलो करती हैं, भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हैं, भारतीय परिधान पहनती हैं, वो अमेरिका की नई इंटेलिजेंस चीफ है। तुलसी गबार्ड की कहानी ऐसी है कि आपको यही लगेगा कि जैसे आप कोई हॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं। तुलसी गबार्ड ने अपने करियर की शुरुआत राजनीति से की थी और वो अमेरिका के एक राज्य की बहुत बड़ी नेता थी और सिर्फ 21 वर्ष की उम्र में ही वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बन गई थी। इसके बाद जब वर्ष 2001 में 9/11 का आतंकवादी हमला हुआ, तब उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए राजनीति छोड़कर वहां की सेना ज्वाइन कर ली और वो आतंकवादियों का खात्मा करने के लिए वर्ष 2004 में इराक भी गई और वो सेना की मेडिकल टीम का हिस्सा थी। तुलसी गबार्ड माथे पर बिंदी लगाती हैं लेकिन गोलियां भी चलाती हैं, युद्ध क्षेत्र में लड़ती भी हैं, राजनीति भी करती हैं और उन्होंने वर्ष 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने के लिए
वहां की प्राइमरी का भी चुनाव लड़ा था और वर्ष 2022 तक वो डेमोक्रेटिक पार्टी की सदस्य थी। लेकिन आज रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें अमेरिका का इंटेलिजेंस चीफ नियुक्त किया है। और आज जब आप तुलसी गबार्ड के ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तुलसी गबार्ड भक्ति की तरह शक्ति में भी अद्भुत है। ये जो अभी आपने तस्वीरें देखी, ये आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे आप कोई हॉलीवुड की फिल्म देख रहे हैं जिसमें कोई आप किसी सीक्रेट एजेंट को देख रहे हैं। आपने ऐसी बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जिसमें सीक्रेट एजेंट्स को दिखाया जाता है कि वो कैसे ट्रेनिंग लेते हैं, वो कितने रफ और टफ होते हैं। और खास तौर पर जो महिला सीक्रेट एजेंट्स होती हैं उन पर भी आपने न जाने कितनी वेब सीरीज देखी होंगी, कितनी फिल्में आपने देखी होंगी, और उन सब में आपको ऐसे ही किरदार नजर आए होंगे जैसा तुलसी गबार्ड का किरदार है। फर्क बस इतना है कि वो सारे किरदार एक्टर्स निभाते हैं जो फिल्मों में ये सब काम करते हैं, एक्टिंग करते हैं। लेकिन तुलसी गबार्ड जो है वो असल जिंदगी की असली किरदार हैं और एक हिंदू धर्म को मानने वाली महिला के दो रूप आज आप देख सकते हैं। एक रूप जिसमें उसके हाथ में बंदूक है और दूसरा रूप जिसमें वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रही हैं। इन दो रूपों को आज आप जरा देखिए। तो हिंदू धर्म को मानने वाली एक महिला के दो रूप देखकर आज भारत की हर महिला गर्वान्वित महसूस कर रही होगी। हिंदू धर्म को मानने वाली हर महिला को आज ये तस्वीरें देखकर गर्व महसूस हो रहा होगा और साथ ही इन तस्वीरों को देखकर आपको प्रेरणा भी जरूर मिल रही होगी। अब आप ये देखिए कि तुलसी गबार्ड के अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ बनने से भारत को क्या फायदा होगा। क्या भारत को भी इसका फायदा होगा? भारत के लोग खुश हैं कि देखिए कि कोई हिंदू धर्म को मानने वाली महिला अमेरिका के इतने बड़े पद पर आ गई और वो भी इंटेलिजेंस चीफ जैसा पद। तो भारत को क्या फायदा है? पहला, अमेरिका में जो बाइडेन के प्रशासन में खालिस्तानी समर्थक पन्नू को बचाने के लिए भारत के एक पूर्व आर्मी ऑफिसर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन अब ट्रंप की सरकार में यह स्थिति संभवतः बदल जाएगी और इंटेलिजेंस चीफ जब ऐसा बनेगा जो भारत के प्रति नफरत नहीं रखता, भारत के खिलाफ नहीं है, तब भारत को जरूर उसका फायदा होगा। दूसरा, कनाडा के मोर्चे पर भी अब भारत को अमेरिका का समर्थन जरूर मिलेगा। आपने देखा होगा कनाडा में कनाडा की सरकार जिस तरह से खालिस्तानी समर्थकों का समर्थन कर रही है, वहां हिंदुओं का दमन हो रहा है, वहां पर भारत विरोधी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और उस सब का साथ कनाडा दे रहा है और कनाडा भारत पर तरह तरह के आरोप लगा रहा है। ऐसे मामले में अब अमेरिका का समर्थन कनाडा को उतना नहीं रहेगा जितना जो बाइडेन के समय रहता था। तीसरा, फाइव आइज देशों में जब अमेरिका की एक आंख खुद तुलसी गबार्ड की होगी और भारत के खिलाफ अमेरिका में जो माहौल बना है वो भी खत्म हो जाएगा। और चौथी बात, आप ये देखिए कि इस समय प्रधानमंत्री मोदी कितनी अच्छी स्थिति में है कि अमेरिका के राष्ट्रपति उनके दोस्त हैं, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन भी उनके दोस्त हैं और अब चीन से भी भारत ने समझौता कर लिया है। और अमेरिका में जो प्रशासन आ रहा है उसमें जो महत्वपूर्ण पदों पर जो लोग आ रहे हैं वो सारे लोग ऐसे हैं जो भारत के प्रति बहुत नर्म रवैया रखते हैं और भारत के दोस्त माने जाते हैं, जिसमें तुलसी गबार्ड एक बहुत बड़ी भूमिका में आ सकती हैं क्योंकि वो इंटेलिजेंस चीफ हैं। और जैसा मैंने आपको कहा, ये जो फाइव आइज हैं ये वही तो हैं 5 देश दुनिया के बड़े बड़े जो आपस में इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। और अगर अमेरिका जैसे देश में तुलसी गबार्ड जैसा व्यक्ति, जैसी महिला अगर इंटेलिजेंस चीफ है तो भारत को एक अलग नजरिए से भी देखेंगी और भारत की मदद करने की कोशिश भी करेगी। ट्रंप ने मार्क रूबियो को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया है और वो भी भारत के समर्थक माने जाते हैं और उन्होंने भारत के साथ मिलकर पहले काम भी किया है। इसके अलावा ट्रंप ने इलॉन मस्क के साथ विवेक रामास्वामी को भी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का हेड बनाया है। विवेक रामास्वामी भी भारतीय मूल के नेता माने जाते हैं और इस बार ट्रंप की सरकार में उपराष्ट्रपति जेडी वांस होंगे जिनकी पत्नी भी भारतीय मूल की हैं और उनकी पत्नी हिंदू हैं और उनका नाम है
उषा वांस। इससे आप समझ सकते हैं कि इस बार अमेरिका में बात ही कुछ अलग है। इस बार ट्रंप की टीम में भारत के समर्थक भरे हुए हैं और इससे भारत को वैश्विक स्तर पर काफी फायदा हो सकता है। तो आपको यह बताएंगे कि क्या रशिया और यूक्रेन का युद्ध दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का कारण भी बन सकता है अगर इस युद्ध को रोका नहीं गया तो। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब दो देशों के प्रत्यक्ष युद्ध में किसी तीसरे देश की सेना खुलकर शामिल हुई है और इस तीसरे देश का नाम है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने अपने 10,000 सैनिकों की फौज रशिया भेजी है और अब रशिया ने इन 10,000 सैनिकों की मदद से यूक्रेन की सेना पर एक बहुत बड़ा हमला करने की योजना बनाई है। रशिया के जिस कुर्स्क क्षेत्र पर यूक्रेन की सेना का कब्जा है, उस क्षेत्र को आजाद कराने के लिए रशिया के 50,000 सैनिक उत्तर कोरिया के 10,000 सैनिकों के साथ यूक्रेन पर किसी भी वक्त एक बड़ा हमला कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, यह बहुत बड़ी बात है कि यह लड़ाई है यूक्रेन और रशिया के बीच, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे से लड़ रही हैं। लेकिन उत्तर कोरिया की जो सेना है वो खुलेआम अब रशिया की सेना के साथ यूक्रेन की सेना के खिलाफ लड़ रही है। नेटो देशों ने चेतावनी दी है कि अगर यह हमला हुआ तो नेटो देशों की सेनाएं भी अप्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में उतर जाएंगी और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की संभावना भी बन सकती है। क्योंकि वर्ष 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तब भी हालात कुछ ऐसे ही थे। उस समय जब जर्मनी और पोलैंड के बीच युद्ध हो रहा था तब ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएं पोलैंड की तरफ से इस युद्ध में शामिल हो गई थी और इसके बाद इस युद्ध ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था और अब भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। पश्चिमी देशों का दावा है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के बीच एक बहुत बड़ी डील हुई है और इस डील के तहत रशिया उत्तर कोरिया को न्यूक्लियर मिसाइल का सीक्रेट फॉर्मूला और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और इसके बदले में उत्तर कोरिया अपनी सेना को यूक्रेन में रशिया का समर्थन करने के लिए युद्ध के क्षेत्र में उतार देगा। यह भी डील हुई है कि रशिया उत्तर कोरिया के प्रत्येक सैनिक को युद्ध लड़ने के लिए हर महीने 1,70,000 रुपए का वेतन देगा और इससे उत्तर कोरिया की सरकार का खजाना भर सकता है। उत्तर कोरिया के नियमों के मुताबिक वहां के प्रत्येक सैनिक को जो 1,70,000 रुपए का मासिक वेतन रशिया की तरफ से मिलेगा, उसमें से 90% हिस्सा यानी 1,53,000 रुपए इन सैनिकों से उत्तर कोरिया की सरकार वापस ले लेगी और यह सारा पैसा किम जोंग उन के खजाने में जमा हो जाएगा। यानी उत्तर कोरिया के इन सैनिकों को यह युद्ध लड़ने के लिए सिर्फ 17,000 रुपए प्रति महीना मिलेंगे और ये 17,000 रुपए भी उनके लिए असल में बहुत ज्यादा है। वो तो इस पर भी बड़े खुश होंगे। पूरी दुनिया में उत्तर कोरिया इकलौता ऐसा देश है जहां प्रत्येक सैनिक का मासिक वेतन भारतीय रुपयों में आज भी 80 से 85 रुपए के बीच है। उत्तर कोरिया में सैनिकों को सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती हैं और उसके बाद उनका वेतन सिर्फ $1 प्रति महीने के आसपास होता है और $1 का मतलब यही है भारतीय रुपयों में 80 से 85 रुपए के आसपास। अब उत्तर कोरिया के इन सैनिकों की मजबूरी यह है कि ये इस अन्याय के बाद भी रशिया में जाकर युद्ध लड़ने पर मजबूर है, क्योंकि वहां किम जोंग उन के आदेश को अंतिम आदेश माना जाता है और इसका उल्लंघन करने पर मौत की सजा दी जाती है। उत्तर कोरिया एक किले की तरह है जिसके अंदर ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसके बारे में दुनिया जानती तक नहीं, जिसकी खबर दुनिया तक पहुंचती नहीं। उत्तर कोरिया में आधी आबादी भूखमरी और कुपोषण से संघर्ष कर रही है। वहां बहुत गरीबी है और वहां पर इंटरनेट पर कई तरह के प्रतिबंध हैं। उत्तर कोरिया में सिर्फ आर्मी के बड़े बड़े जनरल्स, कमांडर्स और सरकार के शीर्ष अधिकारियों और विभागों को ही इंटरनेट के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है और इस इंटरनेट से भी वहां सिर्फ सरकारी वेबसाइट्स को ही खोला जा सकता है। लेकिन अब नई खबर यह है कि जब उत्तर कोरिया के 10,000 सैनिक रशिया आए और यहां इन सैनिकों ने इंटरनेट का इस्तेमाल पहली बार किया अपने जीवन में, तो जानते हैं उन्होंने सबसे पहले क्या देखा? अचानक जब इन्हें
इंटरनेट देखने को मिला, इंटरनेट इस्तेमाल करने को मिला, जो कि इन्हें अपने देश में नहीं मिलता, तो इन्होंने सबसे पहले पॉर्न वीडियोस देखने शुरू कर दिए। और स्थिति यह हो गई कि अब ये सभी सैनिक इंटरनेट की वजह से रशिया में युद्ध लड़ने से पहले ही पॉर्न देखने की लत का शिकार हो गए हैं। सारे दिन पॉर्न देखते रहते हैं और पश्चिमी देशों का मीडिया उत्तर कोरिया के इन सैनिकों का मजाक उड़ा रहा है। हालांकि यहां पर दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, ये सारी खबरें पश्चिमी देशों का मीडिया दुनिया को बता रहा है, जिन्हें रशिया और उत्तर कोरिया ने खारिज किया है और कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा, अगर यह खबर सही है तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट असल में कितना खतरनाक है और इसने उत्तर कोरिया के 10,000 सैनिकों को युद्ध लड़ने से पहले ही अपने लक्ष्य से पूरी तरह से भटका दिया है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जब युद्ध होता है तो उसमें दो तरह के युद्ध होते हैं। एक युद्ध वो जो हथियारों से लड़ा जाता है, जिसमें गोलियां चलाई जाती हैं, और एक युद्ध दूसरा होता है जिसमें जो परसेप्शन से लड़ा जाता है, यानी उसमें झूठी खबरें भी एक दूसरे के खिलाफ प्लांट की जा सकती हैं। और ये जो युद्ध है, ये दोनों फ्रंट्स पर लड़ा जा रहा है। असल में रशिया और उत्तर कोरिया की समस्या यहां पर यह है कि दुनिया का जो पूरा बड़ा मीडिया है वो सारा पश्चिमी देशों के पास है। दुनिया की बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज पश्चिमी देशों के पास हैं। बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े पब्लिकेशंस सब पश्चिमी देशों के पास हैं। और ये नेटो देश, पश्चिमी देश, इस मीडिया का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से खबरें चलवाता है। दूसरी तरफ रशिया का जो चैनल है रशिया टुडे, उसे पूरे पश्चिमी देशों ने अपने यहां पर ब्लॉक कर दिया है, बैन कर दिया है। उत्तर कोरिया के पास ऐसा कोई चैनल है ही नहीं, ना ही उनके पास कोई बहुत बड़ा मीडिया आउटलेट है कि वो अपना पक्ष दुनिया के सामने रख सके। इसलिए रशिया का पक्ष आपने कभी देखा नहीं होगा। रशिया के पक्ष को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है दुनिया के मीडिया द्वारा, और यही काम उत्तर कोरिया के साथ भी हो रहा है। इसलिए वीडियोस तो हमारे पास जरूर आए हैं जिसमें उत्तर कोरिया के सैनिक पॉर्न देखते हुए दिखते हैं, लेकिन क्या पूरी की पूरी सेना ही पॉर्न के नशे में डूबी हुई है, यह कहना अभी भी मुश्किल है। लेकिन पश्चिमी देशों का मीडिया यह खबर जरूर प्रसारित कर रहा है पूरी दुनिया में। इंटरनेट और मोबाइल फोन के इस खतरे को अब आप एक और नई खबर से समझिए कि इंटरनेट और मोबाइल फोन कितना खतरनाक हो सकता है। सोशल मीडिया जब बना था तो दुनिया को जोड़ने के लिए बना था, ताकि लोगों को एक दूसरे की सुध रहे, एक दूसरे के बारे में खबरें मिलती रहें। लेकिन धीरे धीरे इसने एक और रूप ले लिया। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है और आज हम आपको यह बताएंगे, आप भी सोच रहे होंगे कि डायबिटीज का स्मार्टफोन से क्या संबंध, इंटरनेट से क्या संबंध है। लेकिन डायबिटीज का आपके स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से गहरा संबंध है और अब ये दोनों मिल चुके हैं। डायबिटीज और सोशल मीडिया का एक गठबंधन हो चुका है, डायबिटीज और स्मार्टफोन का एक गठबंधन हो चुका है, जिसके बारे में शायद आप जानते ही नहीं। आज हमें आपको यह बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि दुनिया में डायबिटीज के 25.5% मरीज अकेले हमारे देश भारत में है, और भारत दुनिया में डायबिटीज की राजधानी यानी डायबिटीज की कैपिटल बन चुका है। डायबिटीज ने अगर सबसे ज्यादा किसी देश को मारा है तो वो है भारत। भारत में स्मार्टफोन के आने से पहले वर्ष 2000 में देश के 3 करोड़ 20 लाख लोगों को डायबिटीज थी, जो देश की आबादी का सिर्फ 3% था। लेकिन अब हमारे देश में 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है और 11 करोड़ लोग प्री डायबिटिक है, जो देश की आबादी का 15% हिस्सा है। इस ग्राफ को जरा ध्यान से आप देखिए, मैं बड़ी स्क्रीन पर इसको डाल देता हूं ताकि आप ठीक से समझ पाएंगे। अब आप देखिए, वर्ष 2000 में भारत की आबादी का सिर्फ 3% हिस्सा डायबिटीज का शिकार था, और धीरे धीरे देखिए कैसे बढ़ता चला गया। 4%, 5%, फिर 6%, फिर 6.5%, फिर 7.3%, और अब देखिए 10.1 करोड़ लोग इस समय डायबिटीज से पीड़ित हैं। इससे यह पता चलता है कि भारत में डायबिटीज के इस विस्फोट के पीछे मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की एंट्री एक बहुत बड़ा कारण है। जब हमारे देश में इंटरनेट की एंट्री हुई और जब स्मार्टफोन की एंट्री हुई और फिर सोशल मीडिया की एंट्री हुई, आप देखेंगे उसके बाद से ही लगातार डायबिटीज भी बढ़ता चला गया।
अमेरिका में हुई एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों का स्क्रीन टाइम प्रतिदिन 3 घंटे से ज्यादा होता है, उन्हें दूसरे लोगों की तुलना में टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा लगभग 11% ज्यादा होता है, 10.7% अगर हम प्रिसाइजली बताएं तो। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लोगों को आलसी बना देते हैं और ऐसे लोगों की शारीरिक गतिविधि काफी सीमित हो जाती है, जिससे डायबिटीज होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और इस समय हमारे देश में बिल्कुल यही हो रहा है। भारत में 70 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं और भारत में लोगों का एवरेज स्क्रीन टाइम 7 घंटे है, जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में डायबिटीज की बीमारी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। अगर हमारे देश में लोग एक दिन में 7 घंटे तक रील्स ही देखते रहते हैं, सोशल मीडिया ही देखते रहते हैं, व्हाट्सएप ही देखते रहते हैं, स्मार्टफोन पर ही अपना समय बिता देते हैं, तो सोचिए इस देश का क्या होगा। एक जमाने में भारत में डायबिटीज को अमीरों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब हमारे देश में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को भी इस बीमारी ने जकड़ना शुरू कर दिया है। भारत में डायबिटीज के इलाज का सालाना खर्च 22,456 रुपए है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति आय 1,84,000 रुपए है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को यह बीमारी हो जाए, डायबिटीज हो जाए, तो उसे अपनी सालाना आय का 12% हिस्सा सिर्फ डायबिटीज के इलाज पर खर्च करना होगा। और यह खर्च इतना ज्यादा है कि हमारे देश में बहुत सारे लोग डायबिटीज का इलाज करते ही नहीं और इसके कारण फिर बाद में उन्हें हृदय रोग और किडनी से जुड़ी बीमारियां भी हो जाती हैं और फिर असमय मृत्यु हो जाती है। भारत में 13 करोड़ 30 लाख, चीन में 7 करोड़ 80 लाख, पाकिस्तान में 2 करोड़ 40 लाख, इंडोनेशिया में 1 करोड़ 80 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें डायबिटीज की बीमारी है, लेकिन वो अपनी गरीबी और दूसरे कारणों से कभी भी इसका कोई इलाज करवा नहीं पाते। आज अगर आपको डायबिटीज की इस बीमारी से बचना है तो आपको फास्ट फूड और जंक फूड भी तुरंत छोड़ना होगा, सोशल मीडिया पर अपने स्क्रीन टाइम को कम करना होगा और व्यायाम को अपने जीवन में सबसे ज्यादा स्थान देना होगा। और आखिर में आज वर्ल्ड डायबिटीज डे के मौके पर किसी ने लिखा है कि यह भी कैसा दौर है, जुबान में मिठास कम हो रही है लेकिन शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। अब आपको मध्य प्रदेश के एक गांव में लेकर चलते हैं, जहां कई परिवारों को सरकारी अधिकारियों ने कागजों पर संपूर्ण साक्षर घोषित कर दिया और इसके लिए इन्हें सरकार से पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र के साथ खूब प्रशंसा भी मिली। लेकिन सच ये है कि इन परिवारों में आज भी कई लोग निरक्षर हैं। उस गांव में आज भी कई लोग ऐसे हैं जो लिख पढ़ नहीं सकते। इस गांव का नाम है खरगोन। ये गांव है खरगोन जिले का देवली गांव, जहां कई घरों की दीवारों पर संपूर्ण साक्षर लिख दिया गया, लेकिन वास्तव में इस गांव के बहुत सारे लोगों को यह भी नहीं पता कि उनकी दीवार पर आखिर लिखा क्या है, क्योंकि इन लोगों को लिखना और पढ़ना नहीं आता और वो हस्ताक्षर की जगह अब भी अंगूठा लगाते हैं। सरकारी अधिकारियों ने ऐसे कई लोगों को साक्षर किए बिना ही ये घोषणा कर दी कि अब इन घरों में कोई भी निरक्षर नहीं है और सबको अक्षर ज्ञान है, जबकि गांव के कई लोगों का कहना है कि उन्हें यह पता ही नहीं कि यह साक्षरता अभियान कब चला और कब हमारा पूरा परिवार संपूर्ण साक्षर हो गया। इस बारे में सरकार का कहना है कि इस पूरे गांव को संपूर्ण साक्षर घोषित नहीं किया गया था, बल्कि कुछ लोग पहले सर्वे के दौरान गांव से बाहर थे, इसलिए उनका पंजीकरण नहीं हो पाया। इसके बाद 8 घरों में फिर से सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 5 लोग जिसमें से 5 निरक्षर पाए गए। आपके यहाँ कितने लोग पढ़े लिखे हैं? लिखे पढ़े कोई नहीं है, सब अंक साहब। ये आपके यहाँ संपूर्ण साक्षर कौन लिख के गया? गाँव के टीचर, पढ़े लिखे कोई नहीं है मेरे। ये आपको पढ़ते आता है? नहीं आता है, बोलो। नहीं आता है कि नहीं आता? नहीं आता है। पढ़ते नहीं आता? नहीं। लिखते आता है? नहीं आता है। कुछ नहीं आता। ये कौन लिख के गया? ये क्या पता कौन लेके, हम तो घर में नहीं थे। आपके घर कितने लोग हैं अभी? अभी 7 लोग। 7। आपको ये पढ़ते आता है? नहीं आता? नहीं आता। नहीं आता। पढ़े लिखे तो नहीं है और इन लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है कि ये किस बारे में लिखा है। आप पढ़े लिखे नहीं हो? नहीं।
ये आपके बाहर तो इनने संपूर्ण साक्षर लिख दिया है घर के हाँ बाहर। तो ये कौन लिख गया ये हमको जानकारी नहीं है। ये स्कूल के जो सर लोग हैं इनके द्वारा घर पर लिखा गया है। अच्छा, इस बारे में ग्राम पंचायत को कोई सूचना नहीं दी। किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई। ये घर पर आए थे और मार्किंग कर गए थे। जो असाक्षर है उनको हम अभी एक चरण और बाकी है, उसमें हम साक्षर कर देंगे और उसका परीक्षण करा लेंगे, और अगर कोई गलती है तो संबंधित पे कार्रवाई करेंगे। तो सरकारी काम में कई बार इस तरह की गलतियां हो जाती हैं और सरकारी अधिकारियों का कहना है कि जब हम ये सर्वे करने के लिए गए थे तो कुछ परिवार ऐसे थे जो कि बाहर गए हुए थे और उन्होंने फिर बाद में उन परिवारों को चिन्हित किया और फिर उन्हें दोबारा बुलाया गया और उनमें से कुछ घर और कुछ परिवार ऐसे निकले जो वाकई में इस सर्वे से बाहर थे। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में 15 साल से ज्यादा उम्र के करीब 26 करोड़ लोग निरक्षर हैं, जो 15 साल से ज्यादा के हैं। इन लोगों को साक्षर करने के लिए सरकार कई तरह के अभियान चलाती है। केंद्र सरकार ने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया था, जिसे उल्लास कार्यक्रम भी कहते हैं। इसमें 15 साल से ज्यादा उम्र के निरक्षर लोगों को पढ़ना लिखना और संख्याओं को समझना सिखाया जाता है। 2022 से 2027 के बीच इस योजना का बजट 1038 करोड़ रुपए है। लेकिन हमारे सरकारी काम असल में ऐसे ही होते हैं और कई बार इस तरह की जो भूल होती है या आप ये भी कह लीजिए कि इस तरह की जो लापरवाही होती है उसकी वजह से सरकारों को कई बार इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ता है। अब हम आपको ये बताएंगे कि हमारे देश में साइबर अपराधी कैसे हर दिन और हर घंटे के साथ अपडेट होते जा रहे हैं। सरकार कदम तो उठाती है, लेकिन हमारे देश के जो साइबर अपराधी हैं वो सरकार से 1 कदम नहीं, 2 कदम नहीं, 10 कदम आगे हैं। इस समय भारत की साइबर पुलिस डिजिटल अरेस्ट की धोखाधड़ी के खिलाफ देश भर के लोगों को लगातार जागरूक कर रही है, विज्ञापन दे रही है, अलग अलग तरह के कैंपेन चला रही है। तब ऐसे में आप सोचते होंगे कि डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचना है, सरकार यहां सोच रही है। लेकिन साइबर अपराधी, इससे पहले कि आप डिजिटल अरेस्ट के बारे में कुछ समझें और सोचें कि कैसे बचना है, साइबर अपराधी एक और नया फ्रॉड लेकर आए हैं। वो सरकार से भी बहुत आगे है। हमारे देश में 12 नवंबर से शादियों का नया सीजन शुरू हुआ है और इस दौरान लोगों को ठगने के लिए अब साइबर अपराधी शादियों के डिजिटल कार्ड्स को व्हाट्सएप पर भेजकर नया हथियार बना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधी व्हाट्सएप पर शादियों के डिजिटल कार्ड्स की एक ऐसी फाइल लोगों को भेज रहे हैं जिसे डाउनलोड करने से आपके मोबाइल फोन में एक मॉलवेयर वायरस आ जाता है और इस वायरस से साइबर अपराधी आपका पूरा डेटा चोरी करके आपके बैंक खातों को खाली कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको किसी अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर किसी शादी का कोई कार्ड आता है तो उस पर क्लिक ना करें और पहले यह चेक करें कि वो कार्ड किस नंबर से आया है और वो कार्ड क्या आपके किसी जान पहचान वाले ने भेजा है या किसी अनजान व्यक्ति ने आपको व्हाट्सएप पर शादी का यह निमंत्रण भेजा है। भारत में हर साल शादियों के लिए निमंत्रण पत्र और कार्ड्स पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं और भारत में लोग शादियों के कार्ड को खोलकर जरूर देखते हैं और शादियों के सीजन में कई बार लोगों को इन कार्ड्स का बड़ा बेसब्री से इंतजार भी रहता है। असल में जब किसी व्यक्ति की शादी का कार्ड आपके रिश्तेदारों के पास आ जाता है और आपके पास नहीं आता तो कई बार आप भी ये सोचते रहते हैं कि आपको कार्ड कब आएगा और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास कार्ड आया ही नहीं या आपको निमंत्रण मिला नहीं या वो आपको बुलाना ही नहीं चाहते। और अब इसी बात का फायदा साइबर अपराधी उठा रहे हैं। इसलिए अगर आपके पास आपके व्हाट्सएप पर शादी का कोई भी कार्ड आता है, डिजिटल कार्ड, शादी का कोई भी निमंत्रण आता है तो बहुत ध्यान से उसे खोलिएगा। इस बार 12 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच 48 लाख शादियां होनी है और एक सर्वे के मुताबिक इस बार ज्यादातर लोग इन शादियों के डिजिटल कार्ड एक दूसरे को व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं। जितने भी निमंत्रण आ रहे हैं वो व्हाट्सएप पर
ज्यादातर आते हैं, क्योंकि अब वो जमाना चला गया जब हर एक किसी के घर जाकर पर्सनली कार्ड देकर आए, मिठाई देकर आए, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है। अब ज्यादातर लोग भी यही कहते हैं कि खुद आने की जरूरत नहीं है, आप व्हाट्सएप पर कार्ड भेज दीजिए, हम उसे खोल लेंगे, पढ़ लेंगे और फिर शादी में शरीक हो जाएंगे। लेकिन अब ये एक नया फ्रॉड बन गया है। आप खुद सावधान रहिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी हमारा ये वीडियो, हमारा ये क्लिप आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि वो भी शादियों के इन नकली कार्ड से सावधान रहें। अब एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताते हैं कि क्या आने वाले समय में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में कई घंटे नहीं बल्कि आपको सिर्फ कुछ मिनट लगेंगे। इलॉन मस्क का दावा है कि आने वाले समय में स्टारशिप रॉकेट की मदद से लोग एक देश से दूसरे देश के बीच हजारों किलोमीटर लंबी दूरी को महज आधे से 1 घंटे में तय कर पाएंगे। इस समय जब आप कोई भी फ्लाइट लेते हैं, जैसे अमेरिका के न्यूयॉर्क से अगर आप चीन के शंघाई शहर की फ्लाइट लेते हैं, तो इन दोनों शहरों के बीच लगभग 12,000 किलोमीटर की दूरी को तय करने में इस समय 15 घंटे का समय लगता है अगर आप एक फ्लाइट से जाएं। लेकिन अगर स्टारशिप रॉकेट से अगर आप जाएं इसमें, तो इसमें सिर्फ 39 मिनट लगेंगे। इसी तरह दिल्ली से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के बीच 16 घंटे की फ्लाइट सिर्फ 40 मिनट की रह जाएगी। इस समय दुनिया की सबसे लंबी फ्लाइट न्यूयॉर्क से सिंगापुर के बीच मानी जाती है, जिसमें 15,500 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगभग 19 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर इस दूरी को स्टारशिप से तय किया जाए तो सिर्फ 34 मिनट लगेंगे। इस समय अभी तक दुनिया भर में ज्यादातर यात्री विमान अधिकतम 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ते हैं। दुनिया का सबसे तीव्र गति से उड़ने वाला यात्री विमान कॉनकॉर्ड भी 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही उड़ता है, जबकि स्टारशिप रॉकेट की अधिकतम रफ्तार करीब 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये भविष्य की फ्लाइट है। कुछ दिन पहले स्पेसएक्स ने रीयूजेबल रॉकेट सिस्टम बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। स्टारशिप रॉकेट के सफल परीक्षण से पहले स्पेसक्राफ्ट्स को अंतरिक्ष में भेजने के लिए जिन रॉकेट्स का इस्तेमाल होता था, वो रॉकेट सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने के बाद नष्ट हो जाते थे। इसलिए पूरा मिशन बहुत महंगा होता था, क्योंकि हर बार जब भी आप किसी मिशन पर जाएंगे तो एक रॉकेट एक बार ही इस्तेमाल होगा और उसके बाद वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन अब इलॉन मस्क की कंपनी ने जो नई टेक्नोलॉजी हासिल की है, उसके तहत स्टारशिप रॉकेट की सफर में आ गई है। इस समय योगी का हटना विपक्ष का सबसे बड़ा सपना है। विपक्ष की सारी उम्मीदें इस बात पर टिकी हैं कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटा देगी और अब अखिलेश यादव भी अपने एक नए बयान में यही दावा कर रहे हैं। अब चलने वाली नहीं है, ये सरकार जाने वाली है और आप देख लेना महाराष्ट्र का परिणाम जो भी आएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसके बाद बचेंगे नहीं, उनकी कुर्सी नहीं बचने वाली। और अगर हम लोग परसेंटेज के हिसाब से सोचें तो 100 में 100 सीटें ये हारने जा रहे हैं, और अगर गिनती में हिसाब किताब लगाओगे तो 9 में 9 सीटें ये हारने जा रहे हैं इस बार। तो अखिलेश यादव पूरे राज्य में, उत्तर प्रदेश में और भारत की राजनीति में यह माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अब जाने ही वाले हैं। अब आप ये देखिए कि तुलसी गबार्ड के अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ बनने से भारत को क्या फायदा होगा। क्या भारत को भी इसका फायदा होगा? भारत के लोग खुश हैं कि देखिए कि कोई हिंदू धर्म को मानने वाली महिला अमेरिका के इतने बड़े पद पर आ गई, और वो भी इंटेलिजेंस चीफ जैसा पद। तो भारत को क्या फायदा है? पहला, अमेरिका में जो बाइडेन के प्रशासन में खालिस्तानी समर्थक पन्नू को बचाने के लिए भारत के एक पूर्व आर्मी ऑफिसर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। लेकिन अब ट्रंप की सरकार में यह स्थिति संभवतः बदल जाएगी और इंटेलिजेंस चीफ जब ऐसा बनेगा जो भारत के प्रति नफरत नहीं रखता,
भारत के खिलाफ नहीं है, तब भारत को जरूर उसका फायदा होगा। दूसरा, कनाडा के मोर्चे पर भी अब भारत को अमेरिका का समर्थन जरूर मिलेगा। आपने देखा होगा कनाडा में कनाडा की सरकार जिस तरह से खालिस्तानी समर्थकों का समर्थन कर रही है, वहां हिंदुओं का दमन हो रहा है, वहां पर भारत विरोधी प्रोटेस्ट चल रहे हैं और उस सब का साथ कनाडा दे रहा है और कनाडा भारत पर तरह तरह के आरोप लगा रहा है। ऐसे मामले में अब अमेरिका का समर्थन कनाडा को उतना नहीं रहेगा जितना जो बाइडेन के समय रहता था। तो आपको यह बताएंगे कि क्या रशिया और यूक्रेन का युद्ध दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का कारण भी बन सकता है अगर इस युद्ध को रोका नहीं गया तो। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब दो देशों के प्रत्यक्ष युद्ध में किसी तीसरे देश की सेना खुलकर शामिल हुई है और इस तीसरे देश का नाम है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने अपने 10,000 सैनिकों की फौज रशिया भेजी है और अब रशिया ने इन 10,000 सैनिकों की मदद से यूक्रेन की सेना पर एक बहुत बड़ा हमला करने की योजना बनाई है। रशिया के जिस कुर्स्क क्षेत्र पर यूक्रेन की सेना का कब्जा है, उस क्षेत्र को आजाद कराने के लिए रशिया के 50,000 सैनिक उत्तर कोरिया के 10,000 सैनिकों के साथ यूक्रेन पर किसी भी वक्त एक बड़ा हमला कर सकते हैं। तो अब आप देखिए, यह बहुत बड़ी बात है कि यह लड़ाई है यूक्रेन और रशिया के बीच, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे से लड़ रही हैं। लेकिन उत्तर कोरिया की जो सेना है वो खुलेआम अब रशिया की सेना के साथ यूक्रेन की सेना के खिलाफ लड़ रही है। नेटो देशों ने चेतावनी दी है कि अगर यह हमला हुआ तो नेटो देशों की सेनाएं भी अब प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में उतर जाएंगी और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की संभावना भी बन सकती है। क्योंकि पहली बात, ये सारी खबरें पश्चिमी देशों का मीडिया दुनिया को बता रहा है, जिन्हें रशिया और उत्तर कोरिया ने खारिज किया है और कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा, अगर यह खबर सही है तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट असल में कितना खतरनाक है और इसने उत्तर कोरिया के 10,000 सैनिकों को युद्ध लड़ने से पहले ही अपने लक्ष्य से पूरी तरह से भटका दिया है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जब युद्ध होता है तो उसमें दो तरह के युद्ध होते हैं। एक युद्ध वो जो हथियारों से लड़ा जाता है, जिसमें गोलियां चलाई जाती हैं, और एक युद्ध दूसरा होता है जिसमें जो परसेप्शन से लड़ा जाता है, यानी उसमें झूठी खबरें भी एक दूसरे के खिलाफ प्लांट की जा सकती हैं। और ये जो युद्ध है ये दोनों फ्रंट्स पर लड़ा जा रहा है। असल में रशिया और उत्तर कोरिया की समस्या यहां पर यह है कि दुनिया का जो पूरा बड़ा मीडिया है वो सारा पश्चिमी देशों के पास है। दुनिया की बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज पश्चिमी देशों के पास हैं। बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े पब्लिकेशंस सब पश्चिमी देशों के पास हैं और ये नेटो देश, पश्चिमी देश इस मीडिया का इस्तेमाल करके अपने हिसाब से खबरें चलवाता है। दूसरी तरफ रशिया का जो चैनल है रशिया टुडे, उसे पूरे पश्चिमी देशों ने अपने यहां पर ब्लॉक कर दिया है, बैन कर दिया है। उत्तर कोरिया के पास ऐसा कोई चैनल है ही नहीं, ना ही उनके पास कोई बहुत बड़ा मीडिया आउटलेट है कि वो अपना पक्ष दुनिया के सामने रख सके। इसलिए रशिया का पक्ष आपने कभी देखा नहीं होगा। रशिया के पक्ष को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है दुनिया के मीडिया द्वारा और यही काम उत्तर कोरिया के साथ भी हो रहा है। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है और आज हम आपको यह बताएंगे, आप भी सोच रहे होंगे कि डायबिटीज का स्मार्टफोन से क्या संबंध, इंटरनेट से क्या संबंध है, लेकिन डायबिटीज का आपके स्मार्टफोन और सोशल मीडिया से गहरा संबंध है और अब ये दोनों मिल चुके हैं। डायबिटीज और सोशल मीडिया का एक गठबंधन हो चुका है, डायबिटीज और स्मार्टफोन का एक गठबंधन हो चुका है, जिसके बारे में शायद आप जानते ही नहीं। आज हमें आपको ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि दुनिया में डायबिटीज के 25.5% मरीज अकेले हमारे देश भारत में है और भारत दुनिया में डायबिटीज की राजधानी यानी डायबिटीज की कैपिटल बन चुका है। डायबिटीज ने अगर सबसे ज्यादा किसी देश को मारा है तो वो है भारत। भारत में स्मार्टफोन के आने से पहले वर्ष 2000 में देश के 3 करोड़ 20 लाख लोगों को डायबिटीज थी, जो देश की आबादी का सिर्फ 3% था। लेकिन अब हमारे देश में 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है और 11 करोड़ लोग प्री डायबिटिक है, जो देश की आबादी का
15% हिस्सा है। इस ग्राफ को जरा ध्यान से आप देखिए, मैं बड़ी स्क्रीन पर इसको डाल देता हूं ताकि आप ठीक से समझ पाएंगे। अब आप देखिए, वर्ष 2000 में भारत की आबादी का सिर्फ 3% हिस्सा डायबिटीज का शिकार था और धीरे धीरे देखिए कैसे बढ़ता चला गया। 4%, 5%, फिर 6%, फिर 6.5%, फिर 7.3% और अब देखिए 10.1 करोड़ लोग इस समय डायबिटीज से पीड़ित हैं। इससे यह पता चलता है कि भारत में डायबिटीज के इस विस्फोट के पीछे मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की एंट्री एक बहुत बड़ा कारण है। जब हमारे देश में इंटरनेट की एंट्री हुई और जब स्मार्टफोन की एंट्री हुई और फिर सोशल मीडिया की एंट्री हुई, आप देखेंगे उसके बाद से ही लगातार डायबिटीज भी बढ़ता चला गया। अमेरिका में हुई एक स्टडी के मुताबिक जिन लोगों का स्क्रीन टाइम प्रतिदिन 3 घंटे से ज्यादा होता है, उन्हें दूसरे लोगों की तुलना में टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा लगभग 11% ज्यादा होता है, 10.7% अगर हम प्रिसाइजली बताएं तो। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लोगों को आलसी बना देते हैं और ऐसे लोगों की शारीरिक गतिविधि काफी सीमित हो जाती है, जिससे डायबिटीज होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है और इस समय हमारे देश में बिल्कुल यही हो रहा है। भारत में 70 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं और भारत में लोगों का एवरेज स्क्रीन टाइम 7 घंटे है, जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में डायबिटीज की बीमारी इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है। अब हम आपको यह बताएंगे कि हमारे देश में साइबर अपराधी कैसे हर दिन और हर घंटे के साथ अपडेट होते जा रहे हैं। सरकार कदम तो उठाती है, लेकिन हमारे देश के जो साइबर अपराधी हैं वो सरकार से 1 कदम नहीं, 2 कदम नहीं, 10 कदम आगे हैं। इस समय भारत की साइबर पुलिस डिजिटल अरेस्ट की धोखाधड़ी के खिलाफ देश भर के लोगों को लगातार जागरूक कर रही है, विज्ञापन दे रही है, अलग अलग तरह के कैंपेन चला रही है। तब ऐसे में आप सोचते होंगे कि डिजिटल अरेस्ट से कैसे बचना है, सरकार यहां सोच रही है, लेकिन साइबर अपराधी इससे पहले कि आप डिजिटल अरेस्ट के बारे में कुछ समझें और सोचें कि कैसे बचना है, साइबर अपराधी एक और नया फ्रॉड लेकर आए हैं। वो सरकार से भी बहुत आगे है। हमारे देश में 12 नवंबर से शादियों का नया सीजन शुरू हुआ है और इस दौरान लोगों को ठगने के लिए अब साइबर अपराधी शादियों के डिजिटल कार्ड्स को व्हाट्सएप पर भेजकर नया हथियार बना रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधी व्हाट्सएप पर शादियों के डिजिटल कार्ड्स की एक ऐसी फाइल लोगों को भेज रहे हैं जिसे डाउनलोड करने से आपके मोबाइल फोन में एक मॉलवेयर वायरस आ जाता है और इस वायरस से साइबर अपराधी आपका पूरा डेटा चोरी करके आपके बैंक खातों को खाली कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको किसी अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर किसी शादी का कोई कार्ड आता है तो उस पर क्लिक ना करें और पहले यह चेक करें कि वो कार्ड किस नंबर से आया है और वो कार्ड क्या आपके किसी जान पहचान वाले ने भेजा है या किसी अनजान व्यक्ति ने आपको व्हाट्सएप पर शादी का यह निमंत्रण भेजा है। भारत में हर साल शादियों के लिए निमंत्रण पत्र और कार्ड्स पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं और भारत में लोग शादियों के कार्ड को खोलकर जरूर देखते हैं और शादियों के सीजन में कई बार लोगों को इन कार्ड्स का बड़ा बेसब्री से इंतजार भी रहता है। असल में जब किसी व्यक्ति की शादी का कार्ड आपके रिश्तेदारों के पास आ जाता है और आपके पास नहीं आता तो कई बार आप भी ये सोचते रहते हैं कि आपको कार्ड कब आएगा।